ब्रेक के बाद खुश आमदीद नशरियात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। इस वक्त अली राशिद साहब और समद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अली साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मोस्ट प्रोबली आपने मतलब ज़्यादा अरसा तो कराची में ही सियासत की, यहीं से आप इलेक्ट होते रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था। आपको लग रहा है बेनज़ीर साहिबा के बाद पार्टी में कुछ मामलात हुए कि वोट बैंक में भी कमी आई और बाकी सूबों में अब वो सियासत नहीं रही और आप सिंध तक महदूद रह गए, तो ये क्रेडिट भी बेनज़ीर साहिबा को जाता है कि अगर वो होती तो शायद पार्टी वफाक की अलामत समझी जाती थी। आज भी ठीक है, आपके वफाक में बहुत सारी सीटें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमी होगी। देखें, बिल्कुल बिल्कुल उनकी जो कमी है वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती। जो वॉइड वो क्रिएट करके गई हैं वो तो आई थिंक वो तो कभी नहीं, वो वैक्यूम कभी फिल नहीं हो सकता। मगर उसके बाद भी जब उनकी शहादत हुई, हम फिर भी वफाक में आए उसके बाद, और उनकी वजह से इसलिए सब लोगों ने देखा एक सिंपैथी हुई कि जो है मोहतरमा वापस आई, इतनी ब्रेव खातून, और उनके साथ एक ऑब्वियसली ये ट्रेजेडी हुई। तो ये सब चीज़ें तो आई फील कि बिल्कुल उनकी कमी महसूस की जाती है, मगर जाहिर सी बात है इसका सबको सदमा है, दुख है, मगर साथ साथ मुझे जिस चीज़ पे एक इत्मीनान है कि अब जब मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को देखता हूँ, अच्छा, और उनकी उसमें मुझे बहुत ही रिफ्लेक्शन बीबी शहीद का दिखता है। ठीक है, जिस तरह वो डिसीजन मेकिंग, उनकी बातचीत में ठहराव, और एक बिल्कुल इम्पार्शियल और फेयर शख्स मैंने चेयरमैन साहब को पाया। वो ये नहीं देखते कि कौन कह रहा है या क्या कह रहा है, वो जो बात होती है उसको देखते हैं और मेरिट पे और हर चीज़ को। बिल्कुल मुझे बीबी शहीद के साथ हमने, जाहिर सी बात है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड लॉ, हमने बीबी, मेरी एज जाहिर सी बात है उस वक्त थोड़ी कम थी, तो बीबी शहीद के साथ इंटरेक्शन तो नहीं रहा, मगर पढ़ा उनके बारे में बहुत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में बहुत पढ़ा, और ये भी देखा हमने कि अपनी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बीबी शहीद को अपने साथ हर जगह मीटिंग में लेके जाते थे, ग्रूम करते थे। और उसी तरह हमने देखा बीबी शहीद की वीडियोज़ में कि वो चेयरमैन साहब को, बिलावल को होमवर्क भी करवा रही होती थी, ट्रेनिंग भी दे रही होती थी, बता रही होती थी कि ये सही चीज़ है, ये गलत है। तो वो वैल्यूज़ जो बीबी शहीद में थी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनमें डाली थी, वो पास ऑन चेयरमैन साहब में हुई है। और इस कम उम्र में कोई और मैंने लीडर आज तक पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में नहीं देखा इस किस्म की जो पॉलिटिकल एक्यूमेंट रखे, ठहराव। वरना तो इस एज में तो लोग जो होते हैं मेजोरिटी का लेवल इतना नहीं होता है। आप बाकी बड़े बड़े लीडर्स को देखें, उनकी अली राशिद साहब, मैं ये मुकम्मल थोड़ा करना चाहूँगा कि वो नहीं होता। आप ये देख लें PMLN PTI को जो आपस में झगड़े हुए, पीपल्स पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बिकॉज ये आपकी टॉप लीडरशिप से जो आपकी ग्रूमिंग होती है, जो आपको ट्रेनिंग मिलती है, वो रिफ्लेक्ट होती है आपकी तरबियत में, पॉलिटिकल तरबियत में, सियासी तरबियत में। तो आपने देखा होगा ये लड़ाई झगड़ा, ये हुल्लड़बाजी जो भी पार्लियामेंट में हुई, PPP उसका हिस्सा नहीं थी। ये चेयरमैन साहब से मैं कहूँगा, लोग बड़े कहते हैं कि जी खान साहब हो गए कि जी उन्होंने अपनी बड़ी एक लैविश लाइफस्टाइल छोड़ के सियासत की तरफ आए। मैं कहता हूँ क्या सियासत की तरफ आए? 45 की उम्र में वो सियासत की तरफ आए, सब चीज़ें करके, प्ले बॉय का लाइफस्टाइल गुजार के। मैं कहता हूँ चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो एक इन हिज यंग 20s, उनके पास किस चीज़ की कमी थी? वो चाहते तो नहीं आते, अपनी लाइफ एंजॉय करते, वो लैविश लाइफस्टाइल करते। और पिछले 3 सालों में आप उठा के देख लें, अब तो हर चीज़ डॉक्यूमेंट। मैं ये कहता हूँ वो शख्स जो है अपने बिस्तर में नहीं सोया होगा, कभी गिलगित बल्तिस्तान, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, सखर, इंटीरियर। आपको लगता है कि वो अवामी, वो शख्स है जो अवाम का दर्द महसूस करता है और पाकिस्तान का दर्द और बेहतरी लाना चाहता है। तो ये चीज़ देख के हम बड़ा इंस्पायर हुए। अली राशिद साहब, बहुत अच्छी बात आपने की कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उसी अंदाज से स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत ही एक नजरियाती हमें लीडर ने हमें ज्वाइन किया है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं सैयद पीर सोडल शाह हाशमी साहब? जी 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 भाई, आज खुश आमदीद कहेंगे आपको ट्रांसमिशन में। कैसा देख रहे हैं बेनज़ीर साहिबा का ये सियासी सफ़र? बहुत तकालीफ देखी मोहतरमा ने ज़िंदगी में और बहुत सारी अचीवमेंट, और 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी। जी, क्या कहेंगे? हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी हाँ
पहले ठीक है, तो मैं जी जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। गुजार हूँ अपने माशाअल्लाह तो मैं तो ये मैं खानदानी सियासत से हूँ, पीपल्स पार्टी से, मगर अपनी जो मेरी सोच है कि मैंने कोई जगह नजदीक देखा जलसों में कोई भी फैसला हो, कोई एक्शन लेना हो, तो मुझे अभी तक ऐसा कोई सियासतदान अभी नजर नहीं आया है कि इतनी अपनी दिलेरी से जो फैसले जो मोहतरमा के होते थे, तो मैं तो उनको सियासी मुर्शिद ही मानूंगा। अच्छा, ठीक है जी। कोई ऐसा लम्हा, कोई मेमोरेबल, कोई एक हिस्टोरिकल पल बता सकते हैं उस वक्त का? जी बिल्कुल, मुझे जो जितना भी याद है, वैसे तो मेरे दादा जो भुट्टो साहब से पहले जो यहाँ पे जो शुरुआत हुई थी मटियारी से, तो पहले ही मेरे दादा जान ने वो भुट्टो साहब को खुशामदीद कहा। ठीक है। और दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि मोहतरमा के साथ जो मैं रहता हूँ, मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि ऐसा अभी मुझे कोई रिसेंट नजर नहीं आया है कि कोई ऐसा बंदा हो कि वो जाके उनकी ऐसे कहें कि कॉपी हो या कोई असल बात हो, तो उससे कोई मुझे नजर चीज नहीं आ रही है। किन अल्फाजों में याद करेंगे सालगिरह के दिन पर? हमने बेनज़ीर साहिबा को टाइटल दिया कि तुमसे है पाकिस्तान, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, आप क्या टाइटल देंगे? मशरिक की बेटी भी बेनज़ीर साहिबा को कहा जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो मशरक की, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसने कभी ये नहीं सोचा है कि ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये पठान है या मुहाजिर है। उन्होंने हर चीज को समझाने की कोशिश की। जिन्होंने समझी बात उनकी, तो वो उनके साथ थे। जो उन्होंने उनकी बात ना समझ सके ना, वो उनके जो है ना ज्यादा मुखालफत हो गई। चले, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ाते हैं। अली राशिद साहब, बिलावल भुट्टो साहब की आप बात कर रहे थे कि उनमें कौम का दर्द है, कैसे देख रहे हैं उस दर्द को आप, और आपको लग रहा है कि अवाम में वो जगह बना पाए? लेकिन बहुत सारे सूबों में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें कम हुई हैं, बढ़ी नहीं हैं। देखें, वो एक अगर आप पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री उठा के देख लें तो ये अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। एक ज़माना था PMLN की फुल मेजॉरिटी थी, 2/3, उनको ज़रूरत भी नहीं थी कोएलिशन पार्टनर्स की। फिर उससे पहले 90s में एक ऐसा भी ज़माना था कि उनकी टोटल सीट्स 17 सीटों पे आ गई थी PMLN, ठीक, टोटल नेशनल 17 सीट, MKM भी 25 सीट्स होती थी, एक ज़माना ऐसा था। तो ये चीज़ें तो सियासत का हिस्सा होती हैं, और आने वाले वक्तों में हमें उम्मीद है, खैर इस बार जो 2018 में इलेक्शन हुए उस पे तो ऐसी कोई पार्टी मेरे ख्याल से है नहीं सिवाय PTI के जिनको एतराज़ नहीं हुए हो कि किस किस्म के रिज़ल्ट्स आए, ATS कैसे क्रैश हुआ, कराची में देखें आप क्या हुआ, 2 दिन बाद रिज़ल्ट आए। तो एक सवालिया निशान था। ऐसी सीटें जो 6 महीने पहले PTI हारी थी बाई इलेक्शन में, वो अक्सरियत के साथ जनरल इलेक्शन में जीत गई। फिर 6 महीने बाद, अगले 6 महीने बाद कुछ सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ, PTI फिर शिकस्त का शिकार। तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था ये 2018 के। तो इनको तो हम मानते ही नहीं, इस मैंडेट को और इस चीज़ को, और इस जो करंट हुकूमत है तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, कुएँ हैं कम नंबर, तो पंजाब में और बाकी जगहों पे काम करने की ज़रूरत है, मगर आप देखेंगे कि अब पॉपुलैरिटी वापस आ रही है। बिलावल भुट्टो साहब ले आएंगे। जी बिल्कुल, उनके आने के बाद देखें, वो भी जब एंटर हुए थे तो ही वॉज अ यंग गाय। किसी भी चीज़ को आप कोई प्लांट भी होता है, उसको भी टाइम लगता है ग्रो करने में, किसी भी चीज़ को एवॉल्व होने में। एक इंसान हो, स्पेशली एट सच ए यंग एज, ठीक है ना, एक इतने यंग एज में लोगों को पता नहीं होता कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करूँगा। और एक शख्स जो है कौम का दर्द लेके पाकिस्तान को एक उसमें आगे निकला, तो टाइम तो उनको चाहिए। मगर मैं उस वक्त से लेके अब तक की बात कर रहा हूँ। देखें, पूरे पाकिस्तान में, आप रीजनल पार्टी बार बार कह रहे हैं कि वो महदूद होगी, मगर पूरे पाकिस्तान में हर पार्टी, ENP वाइप आउट हो गई जो उनके पास थी। MQM कहाँ से उनके पास 55 MP की सीट्स, ये अब चंद 25 MNA 5 पे आ गई। वाहिद पीपल्स पार्टी है जिनकी इस 2018 के इलेक्शन में भी सिंध में सीटें बढ़ी हैं।
کم نہیں ہوئی ہیں. اور اب آپ دیکھیں کرنٹلی جو بائی الیکشن ہوا ہے کراچی میں این اے کا, جس میں پی ٹی آئی نمبر 1 تھی, وہ چھٹے نمبر پہ آئی ہے, اور وہ الیکشن پیپلز پارٹی نے جیتا. یہ آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوشیں اور محنت اور ویژن کا یہ رزلٹ آ رہا ہے, اور یہ آنے والے وقتوں میں آپ اور یہ چیزیں دیکھیں. اچھا, ایک معصومانہ سوال آپ سے میں کرتا ہوں. اکثر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز میں موروثی سیاست ہمیں نظر آتی ہے کہ اس ایک ہی گھر سے سیاست چل رہی ہے, لیکن جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کارکنان اور جو سپورٹر ہیں, جو جیالے ہیں, یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ لیٹ سپوز جیسے بلاول صاحب یا آصفہ. 100% ہی ہے, اس سے تو میں بالکل ڈینائی نہیں کروں گا, خواہش ہے جالو. مگر میں ایک اور موضوع کی طرف ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو, ایک ڈفرینٹ چشمہ. میں کہتا ہوں چلیں وہ نہیں ہوتے اگر بی بی شہید کے صاحبزادے, مگر ایک شخص جس نے اپنی سب آزائشیں, لیوشیں, باہر کی زندگی سب چھوڑ چھاڑ کے اپنی صرف زندگی ایک کاز میں لگا دی ہے, دن رات وہ شخص محنت کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر کسی سے ملنا, گلگت بلتستان میں کوئی ایشو ہو, کوئٹہ بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کا ایشو ہوتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے چیئرمین صاحب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, کہیں بھی کوئی بھی چیز ہو, کشمیر میں وہ, ٹھیک ہے نا, پشاور میں وہ, اسلام آباد میں وہ. تو کریڈٹ دیکھیں, اگر کسی کو ایک پارٹی کا لیڈر بننا ہے, میں کہتا ہوں اگر بی بی شہید کا بیٹا ہونا ان کا کریڈٹ نہیں ہے تو ان کا ڈسکریڈٹ بھی نہیں ہے, مگر ان کی محنت, جستجو اور جو کام وہ کر رہے ہیں اس سے وہ اپنی پوزیشن ہی از ڈوئنگ جسٹس ٹو دیٹ پوزیشن, ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا کہ اس کو آپ ایک کریڈٹ اس کو سمجھیں, مگر اس کو ڈسکریڈٹ بھی نہیں کریں نا کہ جس بیٹے ہیں تو بس نہیں کر سکتے کہ ماروسی ہو گئی. محنت دیکھیں, رزلٹ دیکھیں, پارٹی کو کہاں سے کہاں لے کے آئے. سینٹ میں آپ نے زیادہ سیٹیں نکالی, کراچی کی سیٹیں آپ نے نکالی, سندھ میں آپ نے پورے, جب باقی پارٹیاں وائپ آؤٹ ہو گئی, این پی جیسی, ایم کیو ایم جیسی, ٹھیک ہے نا, آپ نے ماضی سے زیادہ سیٹیں لیں. آپ نے اسپیشلی ان صورتحال میں 2000 کے جو الیکشن, جو بڑے کویشچنیبل الیکشن تھے, اس میں بھی. ٹھیک ہے, بہت بہت اچھی بات کی آپ نے, اور کوشش ہماری یہی ہے کہ تمام ہی مکاتب فکر کے ساتھ ساتھ بات کریں, اور دیگر شہروں میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اب ہم جائیں گے سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں. محترمہ بے نظیر بھٹو اور پورے پاکستان کیا دنیا میں جہاں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور جو بے نظیر صاحبہ کے جن کا لگاؤ ہے جن سے, تو وہ کیک کاٹ رہے ہیں اور تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. ٹھٹھا سے ہمیں یوسف نے ہمیں جوائن کیا ہے. یوسف, کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ساجد. جی وعلیکم السلام. یوسف, آپ کے ٹھٹھا سجاول میں کوئی تقریبات ہوئی بے نظیر کی سالگرہ کے حوالے سے, کچھ بتائیں گے کیا وہاں پہ صورتحال رہی؟ جی ساجد بھائی, ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ سجاول میں چیئرمین صاحب کے حکم سے ڈسٹرکٹ سجاول میں ہمارے جو ڈسٹرکٹ سجاول کے جو پریزیڈنٹ ہے اور ممبر صوبائی اسمبلی محمد علی ملکانی کی جانب سے, اور جنرل سیکرٹری ڈپٹی اسپیکر عدی ریحانہ لغاری کی جانب سے یہاں 21 جون کو شاندار مطلب ایک احترام کیا گیا ہے سجاول میں. محترمہ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے حوالے سے. اور ٹھٹا میں جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے محمد صادق میمن, اس کی جانب سے بھی محسن ہاؤس پر حاجی علی ایم پی جو حاجی علی حسن زرداری کی زیر نگرانی میں بھی شہید رانی کی سالگرہ کا اختتام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے بہت سارے ادوار دیکھے ہیں سیاست کے, بینگ اے جرنلسٹ کن الفاظوں میں آپ یاد کر رہے ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو؟ بالکل ساجد بھائی, شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو, آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کی ایک نام مار مطلب ایک بڑی بہت پہنچی ہوئی سیاستدان ہے, جس میں مطلب ایک جستجو تھی, ایک ہمت تھی, حوصلہ تھا, اور جہاں تک دیکھا جائے کہ اس جیسا لیڈر نہ مطلب کوئی اب آئے گا, نہ ہمیں کوئی ملا ہے. اور اگر میری اگر دلی خواہش یہ ہے کہ اگر مطلب ابھی تک اگر شہید رانی زندہ ہوتی تو شاید پاکستان کچھ مطلب بالکل تبدیلی کی طرف اور کامیاب ترقی کی طرف گامزن ہوتا.
चलें, बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आप हमें ठट्ठा से आपने ज्वाइन किया। और आगे बढ़ते हैं, मीर समद साहब की जानिब आते हैं। मीर, कैसे देख रहे हैं आप आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितने भी भुट्टो से लगाव रखने वाले या उनकी सियासत से इंस्पायर जो अवाम है, वो केक कटिंग सेरेमनी और तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। इन तकरीबात को और भुट्टोस की सियासत को अगर मैं कैटेगोरिकली चंद अल्फाज में, क्योंकि वक्त की भी कमी है, इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ देखिए साजिद भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सालगिरह और एक केक काटना तो उनके साथ एक लगाव की निशानी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस दिन को अगर हम ये कहें कि तजदीद एहद वफ़ा भुट्टो से भुट्टो तक का अगर बनाए इसको टाइटल, तो मैं समझता हूँ बड़ा ही बेहतरीन टाइटल होगा, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से सियासत शुरू होती है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से होती है, उनकी बचपन तक आ जाती है। इसमें बहुत सारे लोगों के सवालात हैं। जैसे अली भाई ने कहा कि उनकी आप ये बात मत देखिए कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बच्चे हैं, वो देखें कि वो इस वक्त कर क्या रहे हैं। देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम तारीख़ को नहीं पढ़ते। अगर हम तारीख़ को पढ़ते हैं तो जिस खत्ते में, जिस बर्रे सग़ीर से हम आए हैं, हमारा एक सियासी कल्चर ही यही रहा है। आज दुनिया भर के हमारे इस जो हमारा जो एक रीजन है, इस रीजन के अंदर देखें तो वही पॉलिटिकल पार्टीज लीड कर रहे हैं जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप खानदान टू खानदान डिलीवर किए। दूसरी बात यह है कि जब भी तारीख़ का मौरख तारीख़ को लिखेगा तो वो ज़रूर भुट्टोस को लिखेगा। तो मैं पाकिस्तान के तमाम सियासी तालिब इल्म से ये गुजारिश करूँगा कि अगर उन्होंने सियासत को समझना है तो वो भुट्टोस की तारीख़ को ज़रूर पढ़ें। नफरत बोझ की चश्मा उतार कर पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ें कि इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बनाया गया था, लेकिन उसके बाद इस टूटे हुए पाकिस्तान को बचाया किसने था, कैसे बचाया था, किन मुश्किलात में बचाया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान इज़ एवरीथिंग विद द विजन ऑफ भुट्टोस। अगर भुट्टोस की विजन को आप उठाकर देखेंगे तो पाकिस्तान आपको एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के तौर पर नजर आएगा, अगरचे आप उसको उसी तरह से डिलीवर करें। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं अपने कायद से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बराह करम अपने पार्टी के नौजवानों को ये बावर कराए, पाबंद कराए कि अगर उन्होंने आगे बढ़ना है तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाइफ बायोग्राफी को पढ़े। जिस वक्त मैंने दुख्तर मशरिक नामी किताब को मोहतरमा का पढ़ा तो यकीन करें हर सफ़े पे, हर लम्हे पे मेरे आंखों में आंसू थे। ठीक है, तो वो जो लगाओ थोड़ा बहुत पहले कम था शायद, वो उस बायोग्राफी को पढ़ने के बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी तालिब सियासत है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को समझने के लिए उनको ज़रूर पढ़ें। चलें, कैटेगोरिकली आप किस तरह फाइनली क्या टाइटल्स देंगे? वैसे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बहुत सारे अलक़ाबात, खिताबात से नवाजा गया है। अली राशिद साहब बिंग, मतलब आप तो बहुत ज़्यादा, आपका सियासत का एक तजुर्बा रहा है और आपने पाकिस्तान की सियासत को ग्रास रूट से, आपने पार्लियामेंट की सियासत भी की है। बेनज़ीर साहबा को पर्टिकुलरली ख़वातीन, मतलब मैं कहूँगा कि एक ख़वातीन के हम उसमें ना डाल दें, उसमें बहुत सारे उनकी एक नेचर में रंग थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा टाइटल नहीं है जो उनको दे के वी कैन डू जस्टिस टू द काइंड ऑफ वर्क शी इज़ डन। मैं तो आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स कि मैं क्या कहूँ, कि मेरे ख्याल से ऐसे अल्फाज ही नहीं बने कि आप कह सकें। कुछ चीज़ों को महसूस किया जा सकता है मगर अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके लिए बस वही टाइटल मेरे लिए होगा, और वो एक नारा जो उनके लिए लगता है कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, उसके वक्त पे अब आप देख रहे हैं ना कैसे सिंध अलग बात करता है, पंजाब अलग, बलूचिस्तान। उनके ज़माने में सब चारों सूबों को जोड़ा हुआ था, ये बातें नहीं होती थी, बिकॉज शी हैड दैट स्किल। सबको साथ और पूरा एक नेशनल सेटअप होता था और एक नेशनल पार्टी और वो सब चीज़ें जो इंशाल्लाह वापस उस तरफ चेयरमैन साहब उस चीज़ों को लेके जा रहे हैं, एंड इट वाज एक्सीलेंट। मतलब आपको लग रहा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में जो वो पाकिस्तानियत झलकती थी, तो आज जो वो जिस तरह सलाहियत थी सबको साथ लेके और सबको एक जंजीर की तरह जोड़ देना, और जिस पे ये नारा भी बना था, तो आई थिंक वो है। वरना मैं तो कहता हूँ कि ऐसे अल्फाज बने नहीं हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप कहें उनको कोई टाइटल दिया जाए या कोई वो दिया जाए, तो मैं कहूँगा कि ऐसे अल्फाज हैं नहीं जो जस्टिस कर सके उनको। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आप महसूस कर सकते हैं, वो आवाज़ उसमें आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। तो ये मैं बस कहना चाहूँ। ठीक है, बेनज़ीर एक सोच है और बेनज़ीर खुद बेनज़ीर थी, और जिस तरह उन्होंने अपने सियासत के तमाम पत्ते खुश असलूबी से खेले
اور جتنی بھی رکاوٹیں آئیں اور کتنی بار مطلب مارشل لاء کا ان کو سامنا رہا، پھر جب لاسٹ میں وہ آخری بار وطن واپس آئیں تو تب بھی ایک خاموش مارشل لاء اور ایمرجنسی اور بہت سارے واقعات، چاہے عدلیہ کے ہم اس وقت کے معاملات دیکھیں تو چیف جسٹس صاحب گھر پر تھے، 12 مئی، بہت سارے واقعات سے یہ ملک دو چار تھا. اور ایسی گھڑی میں محترمہ بے نظیر بھٹو جب آخری بار وطن واپس آئیں تو مطلب ایک امید کی کرن بن کر عوام کے سامنے آئیں، تو بہت ساری لاکھوں کی تعداد میں عوام ان کو ریسیو کیا ایک مرتبہ پھر سے، جیسے وہ پہلی بار جب اس سے قبل آئی تھی تو لاہور کا منظر کوئی بھولا نہیں تھا. تو پھر جب کراچی میں انہوں نے لینڈ کیا تو وہ منظر بھی دیدنی تھا، وہ دیکھنے کے لائق تھا کہ کیا بچے کیا بڑے، اور پورا ہی پاکستان امنڈ آیا تھا اس کراچی شہر میں، اور ہر طرف ایک صدا تھی، ویلکم ویلکم بے نظیر ویلکم. تو آج ہماری کوشش تھی کہ اس خصوصی نشریات میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سالگرہ کی تقریبات جہاں پہ پورے ملک میں پوری دنیا میں کی جا رہی ہیں، ہماری جانب سے بھی ایک ٹرانسمیشن کا ایک تحفہ کہیں، یا ان کی جو پاکستان کے لیے سروسز ہیں، چاہے میزائل ٹیکنالوجی ہو، پی ٹی سی ایل ہو، بہت ساری ایسی چیزیں ملک میں لے کر آئیں. بے نظیر صاحبہ وقت کی کہیں کہ بدقسمتی کہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کو اپنا آئینی مدعا پورا نہیں کرنے دیا، دونوں بار وقت سے پہلے ان کی حکومت کو گرایا گیا. مطلب آج ہمیں جو ہم آج جمہوریت دیکھ رہے ہیں کہ پھل پھول رہی ہے، اس کا کریڈٹ بھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جاتا ہے. اور یہ جمہوریت کا جو یہ کارواں ہے یہ چلتا رہے، اس کے لیے بہت سارے پاکستان کے لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں. تو یہ قربانیوں کا فلسفہ جس طرح بھٹو فیملی سے شروع ہوتا ہے، ہم لیاقت علی خان کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے. تو بہت ساری شخصیات، میر مرتضیٰ بھٹو کو ہم زیر بحث لاتے ہیں تو ان کو بھی پاکستان میں سیاست نہ کرنے دی گئی. تو ایسی شخصیات کو پاکستان میں سیاست کرنے دی جائے، اور انہوں نے مطلب سیاست میں وہ کہتے ہیں کہ 3 نسلوں کی سیاست کر گئے اور اپنی اس نظریے اور اس سوچ کو انہوں نے زندہ رکھا. آج کے لیے اتنا ہی، اور اسپیشل ٹرانسمیشن میں اگر زندگی رہی تو پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے، میری ٹیم کو اور میں تمام ان حاضرین کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اپنا امپورٹنٹ ٹائم ہمیں دیا، اور اسپیشلی ٹیکنیکل ٹیم نے بھی بھرپور ہمارا ساتھ دیا، چاہے رمیز ہوں، عاقب ہوں، عرفان ہوں، اور ہمارے حسنین ہوں، اور بہت سارے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا، علی راشد صاحب، سمد صاحب اور دیگر جنہوں نے ہمیں فون پہ جوائن کیا. مرزا اختیار بیگ صاحب تھے، حسین تھے، وہ تھے، بہت سارے لوگوں کا بھی آپ کا بھی شکریہ. اور اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے، ترقی کا یہ سفر ایسے ہی چلتا رہے، اور آخر میں کہ پاکستان کی وہ شخصیات کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن اور آخر میں اپنی جان نچھاور کر کے مالک حقیقی سے جا کے ملے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ہم اپنے آنے والے بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں بڑے فخر سے کہ یہ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے خون بہایا کہ اس ملک میں جسٹس ہو، اس ملک میں ترقی ہو، اس ملک کا جو محرومیاں ہیں وہ ختم ہوں. ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.